पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, गोविंदा, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, जिया प्रदा, धर्मेंद्रा, हेमा मालिनी, जिया बच्चन, रेखा, मिथुन चक्रवर्ती, परेश राहुल, किरण कीर, सनी देओल। ये अभी मैंने सिर्फ चंद नाम लिए हैं जो ऐसे एक्टर्स के या ऐसे फिल्मी सितारों के जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, जो लोकसभा के मेंबर बने हैं, राज्यसभा के मेंबर बने हैं। क्यों इंडिया की पॉलिटिक्स में इन फिल्मी सितारों का इतना ज़्यादा अहम किरदार होता है? क्यों फिल्म के एक्टर्स को, फिल्म में काम करने वाले हीरोज़ को, हीरोइंस को पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं और फिर इनमें से अक्सर हीरो और हीरोइंस कामयाब भी होते हैं पॉलिटिक्स में? क्या रिलेशन है पॉलिटिक्स का और इन फिल्मी सितारों का आपस में? कब से ये ताल्लुक है? कब से इंडिया के फिल्मी सितारे वहाँ की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा करते आए हैं? इसको आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वार्म वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इंडिया में हमेशा से, इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सदियों से ही 2,500-3 हज़ार साल से भी ज़्यादा के अरसे से नाटक का, ड्रामे का और उसके बाद थोड़ा सा आगे की बात करें तो थिएटर का हमेशा से एक असर रहा है। यहाँ की रूलिंग एलीट ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, बादशाहों ने अपनी रूलिंग के लिए, अपनी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, पावर को मजबूत करने के लिए जिस तरह की थॉट को, जिस तरह की सोच को प्रमोट करना होता था, उसके लिए यहाँ ड्रामे, नाटक सदियों से ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कालिदास की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, शकुंतला आप देख लें, सदियों पहले लिखे गए ड्रामाज हैं और इसको फिर कुछ अर्से बाद थिएटर की शक्ल मिल गई और फिर थिएटर के बाद इसका जो लेटेस्ट बिल्कुल इजहार, जदीद हम कह लें कि इसका एक्सप्रेशन है, वो फिल्म की सूरत में हमारे सामने आया। अब ये इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके दौरान ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बाकायदा डिस्कशन शुरू हो गई थी कि पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए फिल्म का, क्या रोल होना चाहिए फिल्मी सितारों का। इस वजह से कांग्रेस के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको गांधी लीड कर रहे थे, वो ये कहते थे कि फिल्म का पॉलिटिक्स में, फिल्मी सितारों का पॉलिटिक्स में, थिएटर का पॉलिटिक्स में किरदार नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो था, ख़ास तौर पर जो साउथ इंडिया में कांग्रेस के लीडर्स थे, वो ये कहते थे कि थिएटर का, फिल्म का, फिल्मी सितारों का पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत अहम किरदार होता है। आज़ादी के बाद 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, नेहरू ने अपने दौर में भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर तरीके से एज अ टूल यूज़ किया इंडिया की फिल्म्स को, इंडिया के फिल्मी सितारों को। बड़े नामों में अगर हम देखें जिनको नेहरू ने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, इस थॉट को प्रमोट करने के लिए पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर का नाम आता है, दिलीप कुमार का नाम आता है। बल्कि जो पृथ्वीराज कपूर है, ये पहले ऐसे बड़े एक्टर हैं जिनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट करवाया जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में, पृथ्वीराज कपूर को। और उसके बाद दिलीप कुमार के ज़रिए जिस तरह की फिल्में बनवाई गई, पैगाम जैसी फिल्म, लीडर जैसी फिल्म, जिसमें नेहरूवियन सोशलिज्म के थॉट को देने की कोशिश की गई, नरगस जिस तरह की फिल्मों में आई, मदर इंडिया इसकी एक बड़ी एग्जांपल है, जिसमें वो एक एग्रेरियन तौर पर जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशन है और उस पर फिर वो तरीके से नेहरूवियन सोशलिज्म का जो पैगाम देने की कोशिश की गई। तो ये यानी शुरू से ही इंडिया में फिल्म को, फिल्मी सितारों को, फिल्म के एक्टर्स को, फिल्म के हीरो को, हीरोइंस को यूज़ किया गया अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने पॉलिटिकल पैगाम के लिए, अपनी पॉलिटिकल थॉट के लिए। एक्टिव जो सियासतदान हुए, जिस तरह मैंने नेहरू दौर का जिक्र किया जिसमें सियासतदान एक्टिव थे, उसके बाद हम देखें तो राजीव गांधी ने एक नया तजर्बा किया जब अमिताभ बच्चन जैसे एक मेगा स्टार को, जिनकी करोड़ों में फॉलोइंग थी, उनको 1984 में टिकट दिया और अमिताभ बच्चन ने भरपूर कामयाबी भी हासिल की। बल्कि एक यूपी के बड़े लीडर HN
भगोगाना को इन्होंने हराया, अमिताभ बच्चन ने हराया। और उसके बाद फिर जो है वो राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर मुख्तलिफ पार्टीज़ में अपना किरदार अदा करते रहे। बल्कि राजेश खन्ना को तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के उस वक्त के सबसे बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के मुकाबले में भी दिल्ली जैसी अहम सीट से खड़ा किया। ये अलग बात है, राजेश खन्ना हार गए, राजेश खन्ना वैसे जीतते भी रहे हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े लीडर जो बीजेपी के थे उनसे राजेश खन्ना जीत नहीं पाए। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम इन अभी 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं इनकी अगर हम बात करें तो इन इलेक्शंस में जो बड़े एक्टर्स सामने आ रहे हैं, यानी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इनमें शत्रुघ्न सिन्हा है, राज बब्बर है, हेमा मालिनी है, कंगना रनावत है, रवि किशन है, ये भोजपुरी फिल्मों के, हिंदी फिल्मों के एक्टर हैं, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, ये ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो अभी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि 2019 में हम कई ऐसे बड़े नाम देखें कि जो कामयाब हुए लोकसभा में। 2019 के इलेक्शंस में तो किरण कीर हैं, अनुपम कीर की जो वाइफ है, हेमा मालिनी, मनमोहन सेन, परेश राहुल, ये कामयाब हुए। जबकि 2019 में ये चंद बड़े नाम नाकाम भी हुए, एक्टर्स जैसे जावेद जाफरी नाकाम हुए, नगमा इलेक्शन हारी, गुल पनांग इलेक्शन हारी, राखी सावंत इलेक्शन हारी। कई ऐसे एक्टर्स भी हैं कि जो एक से ज़्यादा मरतबा लोकसभा के मेंबर बने हैं। इनमें विनोद खन्ना का नाम है, सुनील दत्त है, शत्रुघ्न सिन्हा है, राज बब्बर हैं, जिया परादरा हैं, वैजंती माला हैं, जो एक से ज़्यादा मरतबा लोकसभा के मेंबर बने हैं। बल्कि इनमें से कई मिनिस्टर्स भी रहे हैं, 6 एक्टर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, जिनमें बड़ी मिसालें विनोद खन्ना की हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की हैं। बल्कि देव आनंद जो बड़े मशहूर एक्टर बॉलीवुड के रहे हैं, उन्होंने अपनी एक नेशनलिस्ट पार्टी भी बनाई थी 1970s में। इलेक्शन कभी नहीं लड़ा देव आनंद ने, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा बनाई नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से, और कुछ अरसे बाद फिर ये पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने ख़त्म की। अब ये तो हम नॉर्थ इंडिया की कई इस तरह सक्सेसफुल एक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में भी जिन्होंने सक्सेस हासिल की, गेन की। अब जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर तो जो फिल्मी सितारे हैं, फिल्म के बड़े एक्टर्स रहे हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर साउथ इंडिया में, ख़ास तौर पर तमिलनाडु में, नॉर्थ इंडिया की पूरी हेजमनी को, यानी एक तरह की हिंदी डोमिनेंस को, ब्राह्मणिज्म को, कास्टिज्म को, जो नॉर्थ इंडिया की सिविलाइजेशन है, इसको चैलेंज किया है। साउथ इंडिया में द्रविडियन सिविलाइजेशन के तहत द्रविडियन का नारा लगाकर इनमें बड़ा नाम जो है वो MGR का है, MG रामाचंद्रन, जो एक मशहूर एक्टर रहे हैं तमिल, और फिर ये DMK पार्टी में रहे। लेकिन DMK पार्टी, इन्होंने फिर DMK पार्टी से अलग होकर इन्होंने ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी बना ली अपनी अलग। और ये तकरीबन कोई, अगर हम इनका हिसाब करें तो यानी 1977 से लेकर 1987 तक MGR जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं तमिलनाडु के। और एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स इनकी वजह शोहरत थी, प्रो द्रविडियन पॉलिटिक्स इन्होंने की। और उसके बाद फिर जयललिता का नाम आता है, जो बड़ी तमिल एक्ट्रेस थी। ये 6 मरतबा, जयललिता 6 मरतबा तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी है, 1991 से लेकर 2016 तक। जयललिता की पॉलिटिक्स भी AIADMK के तहत थी, द्रविडियन पॉलिटिक्स, प्रो सेकुलरिज्म, प्रो सोशलिज्म, और द्रविडियन एक छाप के तहत, यानी एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ इंडियन अप्रोच रही। उसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, साउथ इंडिया की एक और अहम स्टेट, तो यहाँ पर जो तेलुगु देशम पार्टी है, इसको बनाया ही एक आंध्रा के एक्टर यानी NT रामा राव ने था, जो आंध्र प्रदेश के एक बड़े माने हुए एक्टर थे। NT रामा राव 1983 से लेकर 1995 तक तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने खुद बनाई थी, इसके तहत चीफ मिनिस्टर भी रहे। और इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को, नॉर्थ इंडिया की सिविलाइजेशन को, हिंदी को भरपूर तरीके से चैलेंज किया। बल्कि तेलुगु देशम पार्टी जो है वो 5 मरतबा आंध्र प्रदेश असेंबली में अक्सरियत भी हासिल कर चुकी है। तो साउथ इंडिया में तो ये ट्रेडिशन बहुत गहरी है, क्योंकि वहाँ जिस तरह हमने देखा पॉलिटिशियंस ने मेन स्ट्रीम पार्टीज का टिकट नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टीज बनाकर कामयाबी हासिल की, और पूरी हेजमनी को, नॉर्थ इंडिया को खास तौर पर चैलेंज भी किया, कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया। बाद में जो एक हिंदी हम अप्रोच कह लें, शुरू से ही जो हिंदी अप्रोच 1947 में इंडिया की रूलिंग एलीट की कोशिश रही है कि ऑल ओवर हिंदी फैले,
उसके खिलाफ ये सेंटीमेंट्स रहे, जिनको ड्राविडियन नारे के तहत, ड्राविडियन अप्रोच का मतलब कि एंटी हिंदी, एंटी कास्टिज्म, इसके तहत वहाँ पर साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स रही। तो अभी भी जिस तरह मैंने कहा कि कई बड़े अहम एक्टर्स मुकाबले में हैं, फिल्मी सितारे मुकाबले में हैं। अब की बार जो हो रहा है 2014 के बाद ख़ास तौर पर हम देखें तो जो मोदी गवर्नमेंट के तहत 2014 से 24 तक जो इंडियन फिल्म्स हैं, इनको बुनियादी तौर पर आरएसएस और बीजेपी ने अपनी थॉट के लिए इस्तेमाल किया है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि अभी जो हमें कई फिल्में नज़र आती हैं मिडीवल एरा की हिस्ट्री को लेकर या इवन मॉडर्न एरा की हिस्ट्री को लेकर, इसमें हमें जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है ये नज़र आती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी नज़र आती है। तो अब यानी जहां नेहरू के दौर में फिल्म को नेहरूवियन सोशलिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब मोदी के दौर में फिल्म को कोशिश की जाती है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही वजह हमारे सामने कई इस तरह की फिल्में आती हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं। तो बहरहाल अब के लोकसभा इलेक्शंस में भी जिस तरह मैंने कहा कि ये एक्टर्स मौजूद हैं, लड़ रहे हैं, कई फिल्मी सितारे मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से। अब देखते हैं कि अब की बार कौन सा फिल्मी सितारा, कौन सा फिल्म का एक्टर, हीरो या हीरोइन कामयाब होती है और कौन नाकाम होती है। हुकूमत जिसकी भी हो, पार्टी जो भी आए, हमेशा फिल्म स्टार्स अहम किरदार अदा करते रहे हैं, करते ही रहेंगे। अगर बात की जाए, बीजेपी ने 1980 से लेकर 2019 तक 18 बड़े फिल्मी सितारों को टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े लेवल पर अगर बात की जाए तो 18 बड़े फिल्मी सितारों को टिकट दिए हैं। यानी हर पार्टी फिल्मी सितारों को इस्तेमाल करती आई है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग को जो करोड़ों की तादाद में होती है अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती आई है। तो अब भी ये कोशिश चल रही है, जारी है। हमारी नज़र बनी रहेगी कि अब की बार 2014 में जो 2024 में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इनमें कितने फिल्मी सितारे कामयाब होते हैं, कितने फिल्म स्टार्स कामयाब होकर लोकसभा का रुख करते हैं। तो हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इंडिया में जो पॉलिटिक्स के अंदर फिल्म का या फिल्मी सितारों का किरदार है, इस पर किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।